हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज का टेक गुरु काफ़ी हैपनिंग रहने वाला है। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में रूबरू करेंगे आपको जो बेसिकली अभी तक आप सिनेमा हॉल्स में जाते थे महंगे महंगे टिकट्स लेकर और 3D मूवीज़ देखते थे, बट 3D साउंड का मज़ा अभी कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में लेते थे, तो अब वो 3D साउंड का मज़ा अब आप अपने घर में ले सकते हो, अपने लिविंग रूम में। इसके अलावा इस हफ्ते दो नए स्मार्टफोन्स का हम रिव्यू करने वाले हैं, जो है माइक्रोमैक्स का कैनवस नाइट्रो और मोटो जी का 2014 एडिशन। पर इन सब गैजेट्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पर आज टेक गुरु में हम इस एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं ब्लैकबेरी पासपोर्ट के साथ। ब्लैकबेरी का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो शायद ब्लैकबेरी के लिए उसकी किस्मत को बदल सकता है। ब्लैकबेरी अपना अब तक का सबसे अनोखा डिवाइस लेकर आया है जिसका नाम है ब्लैकबेरी पासपोर्ट। इसकी अनकन्वेंशनल स्क्वायरिश डिजाइन इसे स्मार्टफोन लीग में अनोखी जगह देती है। पासपोर्ट का यूएसपी इसका स्क्वायर डिस्प्ले और इसका 3 लेयर वाला कैपेसिटिव QWERTY कीपैड है। पर ब्लैकबेरी पासपोर्ट का QWERTY कीपैड बाकी ब्लैकबेरी फोन्स के कीपैड से थोड़ा अलग है। इस बार नंबर्स कीपैड से जंप करके टच स्क्रीन पर चले गए हैं। इस बार QWERTY कीपैड की 4th लेयर फिजिकल बटन से नहीं बल्कि वर्चुअल बटन से बनाई गई है और स्मार्ट कीपैड के साथ इस पर टाइपिंग करना तो भैया सुभान अल्लाह है। जबरदस्त प्रोसेसिंग के लिए इसमें 2.26 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 801 क्वाड कोर प्रोसेसर 3 GB रैम के साथ दिया गया है। ब्लैकबेरी पासपोर्ट चलता है अपने कस्टम ब्लैकबेरी 10.3 ऑपरेटिंग सिस्टम पे और आता है 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जिसे आप 128 GB तक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपेंड कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस प्राइमरी कैमरा दिया है जो आता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और LED फ्लैश के साथ। ये कैमरा फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करने की भी क्षमता रखता है। सेल्फी खींचने के लिए इसमें 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो 720p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0, 3G, 4G और NFC जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज दी गई हैं। आईफोन के सीरी और एंड्रॉइड के गूगल नाउ और विंडोज के कॉर्टाना की तरह पासपोर्ट में आता है एक वॉइस असिस्टेंट जिसे ब्लैकबेरी असिस्टेंट के नाम से जानती है। वॉइस इनपुट्स की प्रोसेसिंग के लिए ब्लैकबेरी असिस्टेंट टाइम जरूर लेता है लेकिन सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स भी देता है। ब्लैक और व्हाइट में मिलने वाले ब्लैकबेरी पासपोर्ट के दाम है लगभग 50,000 रुपए। ब्लैकबेरी पासपोर्ट जब पहली बार हमारे हाथ में आया तो मतलब जो पहले मन में ख्याल आया कि यार ये कौन सी डिज़ाइन का ब्लैकबेरी ने डिवाइस बना दिया है स्क्वायर शेप में, और शायद इसीलिए ये ज़रा हट के स्मार्टफोन है। और जो ज़रा हट के स्मार्टफोन होते हैं उन्हें रिव्यू करने के लिए ज़रा हट के लोगों से भी उनका रिव्यू मांगना चाहिए। आज टेक गुरु पर हमारे साथ ब्लैकबेरी पासपोर्ट को रिव्यू करने के लिए हैं firstpost.com के सीनियर एडिटर आइवर सॉन्स, जो बेसिकली अंदर की बात में बताता हूँ ब्लैकबेरी कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इनफैक्ट इंटरप्राइज बिजनेस को काफ़ी उसके अच्छी तरीके से समझते हैं और एंटरप्राइज लेवल पर टेक्नोलॉजी किस तरीके से उनकी क्या नीड्स होती हैं आइवर बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आइवर सबसे पहले बताइए ब्लैकबेरी पासपोर्ट ये जो डिज़ाइन उन्होंने बनाई है दिखने में एकदम अलग लगती है, स्क्वायर शेप है। नॉर्मली अभी तक रेक्टेंगल शेप के कैंडी बार फोन्स की हमें आदत कैसे पड़ेगी, और ब्लैकबेरी के लिए तो बहुत ज़रूरी है इस फ़ोन का हिट होना। एक बात है कि ये एक स्पेसिफिक नीड के लिए बनाई गई है इसलिए इसकी शेप ऐसी है। और एक और बात है कि आपने बोला सभी फ़ोन कैंडी बार शेप के होते हैं, ये एक्चुअली यूनिक शेप है, तो एक यूनिकनेस भी है इस फ़ोन पे। अगर आप आईफोन 6 को लोगे, अभी एक सैमसंग S5 के साथ रखोगे तो डिफरेंस बहुत कम है आजकल, स्पेशली शेप भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये फ़ोन डिफरेंट है। इसकी स्क्वायर शेप की ये वजह है क्योंकि इसकी विड्थ जो है इस पे 60 कैरेक्टर बैठती है हर लाइन पे। अगर आप एक्सेल शीट देखते हो तो ये विड्थ और कोई फ़ोन पे नहीं मिलेगी। आईफोन पे 30 कैरेक्टर बैठते हैं हर लाइन पे, सैमसंग S5 पे और भी कम बैठते हैं। अगर आप पढ़ते हो इसमें पढ़ना तो बहुत अच्छी है। मैं तो समझता हूँ कि मेरे किंडल में यूज़ करना ही बंद कर दूंगा, इसलिए इस फ़ोन की विड्थ इतनी वाइड है क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक बिजनेस पर्पस के लिए बनाई गई है। और आजकल बहुत कम फ़ोनों में कीबोर्ड होता है, लेकिन ब्लैकबेरी की खासियत थी, ब्लैकबेरी इसकी कीबोर्ड के लिए जानी जाती थी काफ़ी सालों से। और आज भी बहुत लोग हैं जो कीबोर्ड पसंद करते हैं लेकिन उनके पास चॉइस नहीं होता, और मोस्टली ये लोग 30-35 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र के जो बिजनेस पे काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, ऐसे लोगों के लिए है। और ये कीबोर्ड क्या करती है कि ये लेकिन सादा ब्लैकबेरी कीबोर्ड की तरह नहीं है। पहले की ब्लैकबेरी कीबोर्ड हार्डवेयर कीबोर्ड होती थी, आज फिर भी
मार्केट में डिमांड है, क्योंकि आजकल आप पढ़ते बहुत है, वीडियोस देखते हो, मल्टीमीडिया भी कंज्यूम करते हो। तो ब्लैकबेरी ने क्या किया है कि दोनों मर्ज किया है। एक तो इस पे कीबोर्ड है, लेकिन ये नॉर्मल कीबोर्ड की तरह नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटिव कीबोर्ड है। इस पर अगर आप स्वाइप करते हो कीबोर्ड पर तो ये टच स्क्रीन की तरह चलता है, और इसकी बड़ी स्क्रीन भी है, 5 इंच स्क्रीन है, जिस पर आप जो भी पढ़ सकते हो। मैं तो समझता हूँ कि पढ़ना, फॉर इंस्टेंस किंडल यूज करना तो मैं बंद करूंगा, मैं सिर्फ इस पे पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें इतना अच्छा स्क्रीन है। वीडियोस भी कंज्यूम करता था और ब्राउजिंग तो ऑब्वियसली कर सकता हूं। आपने जो बात बोली उसके एक चीज से मैं पूरी तरीके से एग्री करूंगा, जो इसमें पढ़ने का एक्सपीरियंस है। बिकॉज जो स्क्वायर शेप की जो स्क्रीन है, इसके कारण से ना सिर्फ ज्यादा कैरेक्टर्स नजर आते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके अलावा पढ़ने में काफी आराम से दिखता है, बड़ा दिखता है। क्योंकि नॉर्मल जो रेक्टेंगुलर स्क्रीन्स होती हैं, फिर चाहे वो सैमसंग के फोन्स की हो या आईफोन्स की हो, उस पर एक बार में उतने कैरेक्टर्स नहीं दिखते, पर पढ़ने का एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा मिलता है। पर आइवर ने जो वीडियो वाली बात की, वीडियो के मामले में भैया ये स्क्वायर स्क्रीन जो है ना, ये मुझे तो मज़ा नहीं आया। क्योंकि नॉर्मली हमारे जो वीडियोस होते हैं वो 16:9 रेशियो में होते हैं, जो मोर और लेस रेक्टेंगल रहता है। बट यहाँ पे स्क्वायर शेप के कारण आपका जो स्क्रीन का रियल एस्टेट है ऊपर नीचे का, वो ब्लैक चला जाता है। और यहाँ पर कुछ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला तो है ही नहीं हिसाब किताब, क्योंकि चारों कोने एक जैसे हैं स्क्वायर शेप के कारण। तो वहाँ पर वीडियोस देखने के मामले में आपको क्या लगता है? बेसिकली मीडिया कंटेंट का तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं। ये मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसकी जो स्पीकर है HTC One M8 से काफ़ी पावरफुल है। ये आज दुनिया में परहैप्स सबसे लाउडेस्ट और क्लियरेस्ट स्पीकर है स्मार्टफोन के लिए। लेकिन वो म्यूजिक सुनने के लिए सिर्फ नहीं, ये किसके लिए है? क्योंकि आप बिजनेस जब आप खोलते हो तो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, उसके लिए है वो। और प्लस म्यूजिक तो डेफिनेटली सुन सकते हो, जिम में भी सुन सकते हो, वो तो है ही, लेकिन इसका प्राइमरी पर्पस कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। सेकेंडली, आपने स्क्वायर स्क्रीन के बारे में बोला। मेरे एक दोस्त है जो उनके नाम अभिषेक पुरी है, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सीनियर फेलो है, जो कैंसर रिसर्च करते हैं। वो कहते हैं कि जब एक्सरे देखते हैं या मेडिकल इमेजेस देखते हैं, ये स्क्रीन साइज परफेक्ट है। और ब्लैकबेरी ऐसे लोगों के लिए इसने ये लाया है। अगर आप एक्सेल शीट्स करते हो तो ये स्क्रीन परफेक्ट है उसके लिए। टॉप 3 चीज़ें अगर इस फ़ोन में आपको अच्छी लगी वो बताइए मुझे। पहली तो इसकी कीबोर्ड है, बहुत यूनिक है कीबोर्ड, ऐसे कोई फ़ोन है ही नहीं, ये इनोवेटिव है। सेकेंडली, इसकी स्क्रीन जब आप पहली बार देखते हो तो थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन जब आप यूज़ करते हो, जब आप मैं इस पर पढ़ने लगाओ, जब मैंने ब्राउज करने लगाओ, तो मैं तो इससे फिदा हो गया हूँ। और इसकी सॉफ्टवेयर भी काफ़ी यूनिक है। ब्लैकबेरी ब्लेंडर 10.3 है, और इसकी स्पीकर फ़ोन इतनी लाउड है, सिंपली अमेजिंग है। आइवर, इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी बातें हैं, कोई कमी है? कमी तो इसी बात की है कि इसकी शेप अगेन यूनिक है। वो एक पॉजिटिव भी है, वो एक नेगेटिव भी है। मतलब क्योंकि अगर आप फोटो लोगे, ये तो एक्चुअली थोड़ा इतना इजी नहीं है लेना, राइट? फोन काफी बड़ी है, तो ये उसकी कमी भी है। ये उसकी इट डिपेंड्स कि आप इसे किस तरह से देखना चाहते हो। अगर आप कंज्यूमर हो, अगर आप सपोज बॉम्बे में लोकल ट्रेन में सफर करते हो, तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली है। इसको हाथ मत लगाइए, ये एक हाथ से यूज नहीं कर सकता। ये पॉकेट में भी थोड़ी बड़ी है, जींस पॉकेट में फिट होती है, लेकिन इसकी परफेक्ट सूट में है। सूट में एकदम परफेक्टली फिट होती है। मतलब अगर आप सूट बूट में रहते हैं, अगर आपके शोफर ड्रिवन कार में आप ट्रैवल करते हैं, अगर आपके हाथ थोड़े बड़े हैं, और अगर आपका यूजेस इस फोन के हिसाब से है, जो कि इस पासपोर्ट के हिसाब से एकदम फिट बैठती है, तो भैया पासपोर्ट एकदम पैसा वसूल फोन है आपके लिए। आपको खरीद लेना चाहिए। नहीं तो बाजार में कई एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स या आईफोन्स हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। तो टेक गुरु पर इसे पिक दिया जाए या किक दिया जाए? श्योर, डेफिनेटली पिक हम टेक गुरु पर इसको देते हैं विद टर्म्स एंड कंडीशंस। अब बात करते हैं आम आदमी के फ़ोन की। हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक सस्ते, सुंदर और टिकाऊ स्मार्टफोन की। पर थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन किया जाए अच्छे से उस फ़ोन का। बेसिकली ये फ़ोन कुछ महीनों पहले, इनफैक्ट लगभग पिछले साल के आसपास जब लॉन्च हुआ था, तो इसने सस्ते स्मार्टफोन्स की डेफिनेशन ही बदल डाली थी। इस फ़ोन ने प्रूव कर दिया था कि सस्ते स्मार्टफोन में भी आपको अच्छे फीचर्स मिल सकते हैं, बढ़िया फीचर्स मिल सकते हैं। और जो पूरी इंडस्ट्री थी उसके पूरी काया पलट कर दी इस स्मार्टफोन ने। मैं बात कर रहा हूं मोटोरोला के मोटो जी की। और अब मोटोरोला मोटो जी का आ गया है लेटेस्ट एडिशन, जिसका नाम भी मोटो जी ही है। आप इसको कह सकते हैं 2014 एडिशन। तो इस 2014 एडिशन में 2013 एडिशन से क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, आइए देखिए। ये है
Moto G का 2014 एडिशन, नाम वही पर काम पिछले वर्जन से ज्यादा बेहतर। Moto G के इस नए अवतार में स्क्रीन काफी बदली सी है। पुराने Moto G में 4.5 इंच की स्क्रीन थी, इसमें 5 इंच की स्क्रीन है, वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ। हालांकि स्क्रीन रेजोल्यूशन अभी भी फुल HD नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस Moto G में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें भी 1.2 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 400 क्वाड कोर प्रोसेसर 1 GB रैम के साथ दिया गया है। Moto G के इस 2014 एडिशन में कैमरे के लिहाज से काफी इम्प्रूवमेंट है। इस बार 5 मेगापिक्सल की जगह 8 मेगापिक्सल कैमरा विद LED फ्लैश दिया गया है, जो 720p के रेजोल्यूशन पर वीडियो शूट कर सकता है। वाटर रेजिस्टेंट नैनो कोटिंग के साथ आने वाला Moto G 2014 एडिशन Android 4.4.4 KitKat वर्जन पर चलता है। अच्छी बैटरी लाइफ के लिए इसमें 2070 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। इस डुअल सिम फोन में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 4.0, वाईफाई और 3G दिया गया है। पिछले Moto G में एक्सपैंडेबल मेमोरी का ऑप्शन नहीं था, पर इस बार है। Moto G 2014 में 16 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ एक्सपैंडेबल मेमोरी का ऑप्शन दिया गया है, जिसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। Flipkart.com पर एक्सक्लूसिवली बिकने वाले Moto G 2014 एडिशन का दाम है 12,999 रुपए। Moto G के इस 2014 एडिशन के लिए ना सिर्फ कंपटीशन टफ हो गई, पर इसके लिए Moto G काफी तैयारी के साथ भी आया है। तैयारी नंबर 1 बेसिकली इसके कैमरे के मामले में पिछले Moto G में दिया गया था 5 मेगापिक्सल कैमरा, इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा है, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हालांकि एक ही फ्रेम में अगर कई तरीके की ढेर तरीके की लाइट्स आ रही हो तो थोड़ा गच्चा खा जाता है, पर ओवरऑल काफ़ी अच्छा इसका कैमरा है। इसको एक डिसेंट कैमरा फ़ोन माना जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ थी जिसके कारण से Moto G का पहला वर्जन ने बहुत गालियाँ खाई थी कंज्यूमर से, कि उसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन ही नहीं था। अब यहाँ पर इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन दिया है। इंटरनल स्टोरेज तो है, पर एक्सपेंड उसे आप कर सकते हैं 32 GB तक, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा स्क्रीन काफ़ी अच्छी इसमें दी गई है। जो पूरी डिज़ाइन है ओवरऑल Moto G जैसी ही है, वैसी ही बैक पैनल भी उसी तरीके से दिया गया है, वैसा ही फील आता है, हाथ से फिसलता नहीं है, थोड़ा स्लिम ज़रूर हो गया है। और एक जो अच्छा इंप्रूवमेंट इस बार के Moto G के 2014 एडिशन में किया गया है वो ये है जनाब, फ्रंट स्टीरियो स्पीकर्स, मतलब पीछे स्पीकर नहीं है, साइड में स्पीकर नहीं है, फ्रंट में दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप जब वीडियोस देखते हैं या फिर गेमिंग करते हैं तो जो एक्सपीरियंस आता है ना भैया, सुभान अल्लाह, एकदम उस टाइप का आता है, मतलब दिल खुश हो जाता है। तो टेक गुरु पर Moto G को मैं देता हूँ पिक। Moto G पिछला वाला भी पिक था, ये वाला भी पिक है। अब देखते हैं Moto G का असली कॉम्पिटिटर, जो बेसिकली अपनी नींद से जाग उठा है, वो है माइक्रोमैक्स का कैनवस नाइट्रो। 13 से 14,000 रुपए के बजट में पेश है माइक्रोमैक्स की कैनवस सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट्रो। माइक्रोमैक्स ने कैनवस नाइट्रो को खास तौर से इस प्राइस सेगमेंट में तेजी से बढ़ते कंपटीशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। फिर चाहे वो Moto G का लेटेस्ट एडिशन हो या अपनी फ्लैश सेल्स के कारण हाइप में रहने वाले Xiaomi फोन्स। और कैनवस नाइट्रो की स्पेक शीट देखकर तो लगता है कि माइक्रोमैक्स इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ है। ऑन पेपर कैनवस नाइट्रो काफी इम्प्रेसिव लगता है। इस डुअल सिम फोन को हाथ में लेते ही आपको सैमसंग के फॉल लेदर बैक पैनल वाले फ्लैगशिप डिवाइसेस याद आते हैं। इस कारण से कैनवस नाइट्रो पहली नजर में तो खासा महंगा फोन लगता है। लुक्स के अलावा माइक्रोमैक्स ने परफॉर्मेंस वाइज भी इसको कंपटीशन से एट पार रखा है। जैसे इसमें 5 इंच का 720p के रेजोल्यूशन वाला IPS HD डिस्प्ले दिया गया है, जो फुल HD तो नहीं है पर पिक्चर क्लैरिटी बुरी नहीं है। तेज प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.7 गीगाहर्ट्ज का MediaTek 6592 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसे कॉम्प्लीमेंट करती है इसमें दी गई 2 GB रैम। 8 GB के इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल कैमरा है LED फ्लैश के साथ, जिससे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। सेल्फीज और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट फेसिंग 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए 3G, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। 2500 mAh बैटरी के साथ माइक्रोमैक्स इससे 10 घंटे के टॉक टाइम का दावा करता है। माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट्रो का दाम है 12,990 रुपए।
ओवरऑल इसका कैमरा काफ़ी एवरेज है, इनफैक्ट बिलो एवरेज है। 13 मेगापिक्सल तो किसी भी सेंस में नहीं लगता। बॉटम लाइन ये है, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी हो, अच्छे से चले, गेमिंग शेमिंग अच्छे से कर ले, मल्टीटास्किंग अच्छे से कर ले, तो कैनवस नाइट्रो 12,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में, 12-13 हज़ार रुपये के प्राइस पॉइंट में एकदम परफेक्ट फ़ोन है, आप इसे ले सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन तो हो पर साथ में अच्छा कैमरा भी हो, तो भैया इसकी तरफ देखिएगा भी नहीं, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे सिर्फ 9 रुपये ज़्यादा आपको मोटो जी मिल जाएगा। आप उसे खरीद लीजिए, आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। भैया इसी नोट पर टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त है एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का जो अभी तक आप सिर्फ मूवी थिएटर्स में एक्सपीरियंस कर पाते थे। मैं बात कर रहा हूं डॉल्बी एटमॉस की। नाम तो सुना होगा आपने। डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस लेने के लिए अभी तक आपको मूवी थिएटर तक जाना पड़ता था। डॉल्बी एटमॉस एट होम के जरिए अभी आपके लिविंग रूम के कंफर्ट तक आ गया। पर भैया ये सफ़र अभी रुकने वाला नहीं है, बिकॉज डॉल्बी एटमॉस अब आपके टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन तक जल्द ही पहुंचने वाला है। इनफैक्ट पहुंच चुका है। अमेजन के जो लेटेस्ट टैबलेट कंप्यूटर है किंडल फायर HDX, उसके अंदर डॉल्बी एटमॉस इनबिल्ट आता है। आप अपने हेडफोन्स के ज़रिए उसका मज़ा उठा सकते हैं। मतलब अब मूवी थिएटर में इतने ज़्यादा पैसे खर्च कीजिए जब आपको बड़ी स्क्रीन का मज़ा लेना हो, नहीं तो ऑन द गो एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा साउंड आपका टैबलेट कंप्यूटर काफ़ी है, और घर में अच्छी फिल्म देखने के मज़ा के लिए डॉल्बी एटमॉस एट होम। और अब साउंड का यही रियलिस्टिक एक्सपीरियंस आप अपने घर में महसूस कर सकते हैं। डॉल्बी की पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने सिनेमा साउंड को होम एनवायरनमेंट में ढालने में काफी मेहनत की है, क्योंकि आपके लिविंग रूम और सिनेमा थिएटर्स के पूरे सेटअप में जमीन आसमान का अंतर होता है। सिनेमा थिएटर्स को खास तौर पर बेहतरीन ऑडियो के लिए डिजाइन किया जाता है, पर आपका घर रहने के लिए होता है, फिल्म देखने के लिए नहीं। इसीलिए डॉल्बी के इंजीनियर्स को ये कमी पूरी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। वैसे तो डॉल्बी एटमॉस 64 स्पीकर्स के साथ भी कंपैटिबल है, पर आप डॉल्बी एटमॉस को अपने घर में अपनी सहूलियत के हिसाब से कई तरह के कॉम्बिनेशंस में इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला जो चेंज है वो ये है कि जो आपका सेंट्रल रिसीवर जो होता है, AV रिसीवर होता है, उसे आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डोल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है। इसमें हाइट का एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जेक्ट्स टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो इसका जो एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो AV रिसीवर चेंज करना पड़ता है। तो दैट्स द फर्स्ट चेंज। इसके अलावा ब्लूरे प्लेयर जो है, जो कनेक्ट होती है AV रिसीवर के साथ, चूँकि ब्लूरे के ज़रिए ये एक्सपीरियंस पहली दफ़ा घर में आएगी, इसलिए जो ब्लूरे प्लेयर है वो कंपैटिबल होना चाहिए। तो एज लॉन्ग एज HDMI 1.4 या उससे ऊपर स्पेक के HDMI इंटरफेस है, तो वो ब्लूरे प्लेयर जो है वो चल जाएगा, नहीं तो फिर वो ब्लूरे प्लेयर को चेंज करना पड़ेगा। और फिर जो स्पीकर्स हैं उसमें हाइट एक्सपीरियंस के लिए सीलिंग में स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे, या तो फिर जो एग्जिस्टिंग स्पीकर्स हैं उसमें हाइट मॉड्यूल्स जोड़ने पड़ेंगे। बाजार में इस फेस्टिवल सीजन में यामाहा, डेनॉन, ऑनक्यो जैसी ढेरों कंपनियां डॉल्बी एटमॉस से कंपैटिबल डिवाइसेस बाजार में उतारेंगी, जिनकी कीमत 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। डॉल्बी एटमॉस के ऑसम साउंड को एक्सपीरियंस करने के लिए अभी तक आपको कुछ सिलेक्टेड मूवी थिएटर्स तक जाना पड़ता था, पर डॉल्बी एटमॉस एट होम के जरिए अब आपके लिविंग रूम में आ गया। पर ये सफ़र अभी भैया थमने वाला नहीं है, बिकॉज डॉल्बी एटमॉस अब जल्द ही आपके स्मार्टफोन्स और टैबलेट कंप्यूटर्स तक भी पहुंचने वाला है। इनफैक्ट अमेजन के जो लेटेस्ट टैबलेट कंप्यूटर है किंडल फायर HDX, उसके अंदर डॉल्बी एटमॉस इनबिल्ट है। मतलब अपने हेडफोन्स के जरिए ऑसम मूवीज़ का मज़ा ऑन द गो ले सकते हैं। तो भैया ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है अगर आप मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो। टेक गुरु में अब वक्त हो गया है टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। टेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर। और बाय द वे, पिछले हफ्ते हमने टेक दरबार को शो में दिखाया था। हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं
कि टेक दरबार दोबारा से YouTube एक्सक्लूसिव लेकर आएं। इसके साथ ही मैं अपनी टीम के साथ काफ़ी मीटिंग्स कर रहा हूं, जिसकी मदद से हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कुछ और YouTube एक्सक्लूसिव चीज़ें YouTube पर देखने को मिले। तो हमें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।